चलो कल का पीडीएफ भी देना है ना? कल का पीडीएफ देना है कि सॉल्व करा दो? सॉल्व करा दें, निपट जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग के पास समय कम है ना, अभी बहुत सारा इस वीक में ख़त्म करना है। पीडीएफ है ना? वॉइस क्लियर? तो क्या करना है कि पीडीएफ दे दो आंसर के साथ? आंसर के साथ पीडीएफ देना है। हाँ, ये मिलेगा ही। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आंसर जो है ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों को भी कह रहा हूँ, मैं ऐप में अपलोड करा दूंगा आपके लेक्चर के बाजू में। ठीक है, वहाँ पर आपको पीडीएफ जो है विद आंसर, मतलब वो अलग कलर में होगा, वो आंसर है, आप लोग जो पढ़े हैं उसी के बेस पे कर लेना, क्योंकि ये वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बहुत सारे लेक्चर्स करने हैं, कुछ के पीडीएफ भी आप लोगों को दूंगा, ताकि आप जनरल साइंस में इस 6-7 क्लास में बहुत सारा चीज़ आप सीख लें। ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, आप जनरली नॉर्मल पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, हाँ चलो अब देखो अगला जो टॉपिक आएगा, 2 सिस्टम आज पढ़ना है हमको, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हम ह्यूमन बॉडी के 10 सिस्टम को नहीं पढ़ना है हमको, प्रीलिम्स सीजीपीए से प्रीलिम्स में आपको पूरे सिस्टम करने होते हैं। व्यापम पेपर में हमारे पास डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी और साथ ही साथ डिसीज वाला टॉपिक है ना, और जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा कुछ नर्वस वाला पार्ट। इस सब चीज़ों को थोड़ा जानना समझना होता है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जड़ तना पत्ती मतलब प्याज क्या है, अदरक क्या है, आलू क्या है, ये वाला एक आता है, तो वो तो आप लोग का पीडीएफ रेडी है, उस फॉर्मेट में मिलेगा, उसको समझाने वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, तो एक मिसलेनियस कंटेंट में वो सभी चीज़ों में आपको प्रोवाइड करूंगा। बहरहाल आज हमको 2 सिस्टम पढ़ने हैं, थोड़ा तेज गति से चलेंगे लेकिन समझते हुए चलेंगे। जब आप रेस्पिरेटरी को समझ लेते हो तो सर्कुलेटरी समझना बहुत आसान है, बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, जिसमें कि आपको कुछ ऐसे टर्म्स वगैरह जानने होंगे, समझने होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी डिफिकल्टी होगी आप बताना। जब हम श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट केयरफुली आप लोग भी इसे वॉच करना, समझना। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास क्या है, हमारे कितने लंग्स होते हैं, कितने फेफड़े होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, 2 लंग्स होते हैं, किडनी भी 2 होती है, हार्ट कितनी होती है? 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लंग्स की बात करते हैं, तो जब हम सांस लेते हैं, जब हम ब्रीदिंग करते हैं, तो एक्चुअल में हमारे बॉडी के अंदर क्या जाता है? हमारे बॉडी के अंदर जाता है कुछ गैस। कौन सी गैस जाती है? ये पास्ट ईयर के पेपर में, अभी पिछले साल के ही पेपर में आपको देखने को मिलेगा। जब हम श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, तो एक्चुअल में यहाँ पे पहले मैं बता देता हूँ, जो श्वसन वर्ड है ना, जो रेस्पिरेशन वर्ड है, इसका कुछ मतलब अलग है। जैसे हम श्वसन का मतलब रेस्पिरेशन कह तो देते हैं एक सामान्य बोलचाल में, लेकिन रेस्पिरेशन भी बहुत सारे टाइप का होता है, जिसका एक टाइप होता है ब्रीदिंग, जिसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं हिंदी में, अभी आएगा। तो मामला ये है कि जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, तो कुछ गैस अंदर लेते हैं, कुछ गैस बाहर छोड़ते हैं। तो आप लोगों को ये सब चीजें समझनी है। तो श्वसन का यहाँ पर वास्तविक मतलब कुछ और है। क्या कुछ और है? तो मैं कहूंगा कि जब हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो एक तो ये हो गया आपका श्वसन, सामान्य बोलचाल में इसे हम बोलते हैं। दूसरा कि एक ऐसा रेस्पिरेशन भी होता है जो क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब कोशिकीय श्वसन, कोशिका के अंदर श्वसन होगा। वो कहेंगे वो क्या होगा? अरे कुछ नहीं, कल हमने खाया था 3 चीजें, प्रोटीन, फैट और आप कार्बोहाइड्रेट खाया था, बॉडी के अंदर लिया था। फैट से और कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है। प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माता है, बॉडी बिल्डर है, लेकिन सबसे एनर्जी तो हमको प्राप्त करनी है ना, सभी से एनर्जी हमको लेनी है। तो एनर्जी कैसे होगा? हमने क्या किया था, जो चीज खाया था उसका जो है डाइजेशन होने के बाद
उसे इंटेस्टाइन की दीवार के द्वारा, छोटी आंत की दीवार के जो माइक्रोविलाई सूक्ष्मांकुर के द्वारा ब्लड में मिला दिया गया था। अब ब्लड का सर्कुलेशन जहां जहां हो रहा था वहां वहां पहुंच गया क्या, ये सब न्यूट्रिएंट, ये सब पोषक तत्व। अब सेल उसे यूटिलाइज कर देगा, तो उसे मैंने कहा था एसिमिलेशन, कि अलग अलग कोशिकाएं अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से उस न्यूट्रिशन को यूज कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। बट क्या करते हैं, यूटिलाइज का मतलब क्या है, उसे ब्रेक डाउन करते हैं, उसे तोड़ते हैं, और तोड़ने से क्या बनती है, एनर्जी बनती है। उसी को क्या कहा जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। जैसे 1 ग्राम आपके लाइक यहां पर कहा जाए ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही तो है, सरलतम रूप उसका मोनोसैकेराइड। उसको हम तोड़ते हैं, उससे क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, ऑक्सी रेस्पिरेशन, ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं, या वायवीय श्वसन कहते हैं, जहां ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करता है। ये ऑक्सीजन कहां से आएगा, हम जो सांस लेते हैं उससे आएगा। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब जो भी न्यूट्रिशन होता है सेल के अंदर जब पहुंचती है उसको तोड़ेंगे और उससे एनर्जी प्राप्त करेंगे। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ेंगे तो हमको एनर्जी मिलेगी, कितनी एनर्जी मिलेगी, 36 एटीपी बनेगा। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऊर्जा की मुद्रा है, एनर्जी की करेंसी है एटीपी। तो 36 एटीपी कितने, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। इसी कारण हम ग्लूकोज पानी पीते हैं तो तुरंत एनर्जी आ जाती है, ठीक है, क्योंकि हम ग्लूकोज को डायरेक्ट फॉर्म में ले रहे हैं। जबकि हम जब नॉर्मल फूड खाते हैं तो ग्लूकोज आखिरी में टूट के निकलता है, आखिरी सरलतम रूप है, वो बॉडी एब्जॉर्ब करता है। जब ग्लूकोज हम पाउडर को क्या है पानी में घोल के पी लेते हैं तो तुरंत एनर्जी मिलती है, ये एनर्जी। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया, समझ में आया। रेस्पिरेशन का एक टाइप होता है, रेस्पिरेशन का एक प्रकार होता है कि गैसों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गैस। हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन, सांस छोड़े तो सांस छोड़े तो क्या निकला, CO2। तो CO2 कहां से निकल रही है, आपकी लंग्स से बाहर निकल रही है, और O2 कहां जा रही है, आपके लंग्स तक जा रही है। ये होगा गैसों का आदान प्रदान हो गया, समझ में आया। चलो उन्हीं सभी चीजों को यहाँ पे समझेंगे इस टॉपिक में। जब हम रेस्पिरेशन कहते हैं तो रेस्पिरेशन में जो अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग अंग काम आते हैं, उन्हीं ऑर्गन्स को यहाँ पर देखिएगा। इसका ट्रैक्ट भी बताऊंगा, इसका मार्ग भी बताऊंगा, ठीक है। जब हम इसे लाइक सांस के तौर पे लेते हैं तो कौन से मार्ग से जाता है, फिलहाल यहाँ पर समझ लेना है क्या क्या जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है ना, वायु का मार्ग लिखो, वायु या वायु का मार्ग यानी कि ट्रैक्ट ऑफ एयर, ट्रैक्ट ऑफ एयर। तो कहां से जाता है, कौन कौन से स्टेप से जाता है, ये याद रखना। देखो इधर देख लो, पहले इसे देख लो, फिर उसके बाद लिखना। पहले क्या आ रहा है, यहां पे शुरुआत में देख रहे हैं कि आपका नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल मतलब 2 नासा छिद्र है। तो पहले में लिखेंगे 2 नासा छिद्र, यहां पर लिख देते हैं इस वर्ड, ठीक है, नासा छिद्र, या फिर कहा जाए नॉस्ट्रिल, ठीक। इसके बाद कहां जाएगा भाई, देखो यहां पर किस में जाएगा, वो नोज से होते हुए जाएगा, नेसल पैसेज। देखो नोज के अंदर ही क्या है, 2 नॉस्ट्रिल है, नाक के अंदर ही क्या है, 2 नासा छिद्र है। तो ऑब्वियसली सीधा नाक से भी आप स्टार्ट कर सकते हो या नॉस्ट्रिल से भी स्टार्ट कर सकते हो, उसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये किस में आगे जाएगा, आगे नेसल पैसेज, नासा मार्ग में जाएगा, नासा मार्ग में जाएगा, ठीक है। विजिबल है ना सभी, या इंक चेंज कर देता हूं, चलो ये क्या है, नासा मार्ग में चल दिया, नेसल पैसेज में चल दिया, ठीक है। इसके बाद कहां जा रहा है, देखो इसके बाद यहां पर आ रहा है, ये यहां से ऐसे चल दिया, फिर इसके बाद इस तरफ आ रहा है, कहां पर आ रहा है, यहां पर अलग अलग चीजें आती हैं, फेरिंग्स, लैरिंग्स और
ट्रैकिया कहा जाता है, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, PLT से याद रखना, ठीक है। मैं इसे और कॉम्प्लेक्स तरीके से भी बता सकता हूं, लेकिन सरलतम रूप मैंने कहा फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, उसके बाद मैंने कहा ट्रैकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। हिंदी में कहूं तो यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर अलग अलग इसके टर्म्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स हो गया, उसके बाद लैरिंग्स हो गया और ट्रैकिया। तीनों में इस कीवर्ड को पकड़ना। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, वायु का मार्ग क्या है, एयर का मार्ग क्या है। आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैं इस बात को कह रहा था कि जब हम सांस लेते हैं तो कुछ एयर लेते हैं। मैं थोड़ा सा उसे समझा देता हूं, फिर वापस इस जगह पे लौटूंगा। आप लोग साइड में क्या कर देना, एक यहां पर स्पेस बनाना और साइड में स्पेस बनाना। तो यहां पर एक चीज आप नोट करेंगे कि जब हम सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं। सांस जब लेते हैं तो हम दो चीज लेते हैं। ब्रीदिंग में जब हम करते हैं दो चीजें करते हैं। क्या करते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, है ना। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, सांस का अंदर लेना, सांस का बाहर लेना, ठीक है। तो हम कहेंगे इसे दो प्रकार कहते हैं, आगे मैं इसे बताऊंगा भी। होता है क्या है, निश्वसन, निश्वसन, और एक होता है हमारे पास आएगा, ये निश्वसन हो गया, और एक होता है निःश्वसन। इंग्लिश में भी बता देता हूं, निहि तो यहां हलंत लग जाएगा, यहां पे निःश्वसन, सॉरी यहां पर ये लग जाएगा। अब जब सांस लेते हैं इसे लिखना इंस्पिरेशन, और इसे कहते हैं आपका एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पर बात करूं सांस में क्या लिया जाता है, निःश्वसन मतलब अंदर लेना सांस में, तो एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद है भाई, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मौजूद है। कितना परसेंट मौजूद है, 78.08% मौजूद है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है 21%, ठीक है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है 0.03%। तो जब हम सांस लेते हैं तो ये सब हमारे अंदर चली जाती है, ठीक है। लेकिन जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, देखिए इंटरेस्टिंग है, जितना सांस लेते हैं नाइट्रोजन पूरा का पूरा हम बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में नाइट्रोजन को यूज करने के लिए कोई सिस्टम है ही नहीं। नाइट्रोजन को हमारे बॉडी में अगर यूटिलाइज करने का कोई सिस्टम होता तो ऑब्वियसली हम उसे कंज्यूम करते, लेकिन यहां कोई कंजम्पशन नहीं है। जब हम कहते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना परसेंट छोड़ते हैं, देखो 17% हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो कितना परसेंट यूज कर पाए, 4% यूज कर पाए। तो 4% किस में निकल बदल गया, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। देखो ध्यान से समझना, यहां से प्रश्न 2 बार पूछा गया है कि श्वसन में अंदर ली गई वायु का आयतन कितना होता है, परसेंटेज कितना होता है। तो ये तो एटमॉस्फेरिक जो परसेंटेज है वही है, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में यही कंपोजिशन मिलता है। लेकिन जब सांस छोड़ते हैं तो जितना नाइट्रोजन अंदर लिए उतना बाहर छोड़ दिए, और जितना ऑक्सीजन अंदर लिए थे उसका 4% ही हम यूज कर पाते हैं। और उसी 4% को कहां पे यूज कर रहे हैं, ऑक्सी श्वसन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में या वायवीय श्वसन में यूज करते हैं, ठीक है। और आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन को यूज करते हैं और CO2 प्रोड्यूस होती है, उसी CO2 को यहां तक प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा देखो ले रहे हैं 0.03%, लेकिन रिलीज हो रही है ज्यादा, तो ये कहां से पैदा हो गई, क्योंकि इस ऑक्सीजन को यूज करेंगे 21% के 4 को, और 4 को हम यहां पे कन्वर्ट कर देंगे, यहां पर बाहर निकल आएगा ये, ठीक है। समझ में आया। तो आप लोगों को ये दोनों परसेंटेज को याद रखना है, ये स्टार कंटेंट है दोनों के दोनों, ठीक है। बातें समझ में आई, ठीक है। हाँ, अब जो हम एयर जो अंदर ले रहे थे उसे यहाँ पर हम इसका सीक्वेंस और वो सब चीजों को यहाँ पे नोट करते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। इस सीक्वेंस को आपको लाइक 2-3 बार आपके PSC और उसमें पूछा गया है व्यापम के पेपर में।
चलिए अब भोजन के जो है वायु के मार्ग को आगे हम यहां पर लिखते हैं, पूरा करते हैं, जो आपके लिए बड़ी काम की चीज है। कहां तक पहुंचे थे? यहां पर पहुंचे थे। इसका हिंदी नाम यहां पर हम लिख लेते हैं, इसका हिंदी नाम लिख देते हैं यहां पर। ये क्या है आपका? ग्रसनी। ग्रसनी थोड़ा सा और मोटा कर लेते हैं। नेक्स्ट लैरिंग्स। लैरिंग्स का हिंदी नाम यहां पर लिखेंगे, दैट इज कंठ या स्वर यंत्र। कंठ या स्वर यंत्र, स्वर यंत्र या कंठ, ठीक है। इसे वोकल कॉर्ड भी कहा जाता है, जैसे श्रेया घोषाल की का वोकल कॉर्ड, क्योंकि वो सॉफ्ट स्पोकन है, पतली आवाज है, सुरीली आवाज है, तो उनका वोकल कॉर्ड क्या होगा? थोड़ा सा क्या होगा, मतलब कहना चाहिए मोटा नहीं है, पतला है। तो वहां पे साउंड जो प्रोड्यूस होती है, जब एयर उससे टकराती है ना, वायु टकराती है, तो आवाज प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये आपका लैरिंग्स है। उसके बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया के सामने लिखना, इसका नाम लिखना हिंदी में, दैट इज श्वास नली या विंड पाइप। श्वास नली या विंड पाइप, श्वास नली या विंड पाइप, ठीक है। फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। चलो यहां पर पहुंच गए भाई, हमारे पास फेरिंग्स यहां पर था, फिर लैरिंग्स आ गया, ये वाला है ना स्वर यंत्र, उसके बाद ट्रैकिया आ गया, श्वास नली आ गया। उसके बाद देखिए, ये जो देखिए मेन ब्रांच जो देख रहे हैं, ये जैसे कि हम यहाँ पर अगर छूते हैं तो रिंग 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 टाइप का स्ट्रक्चर, गोल गोल छल्लेदार संरचना मिलती है। ये उपास्थि में संरचना या कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, ताकि एयर का मार्ग पिचक मत जाए, बल्कि वो रिंग रिंग स्ट्रक्चर के कारण हॉलो रहे, ताकि एयर आसानी से आगे प्रवेश कर सके। तो जो सांस लेते हैं वो यहां तक आती है। तो ये जो देख रहे हैं यहां पर दो ब्रांचेस हो जाती हैं, तो दो ब्रांचेस कहेंगे, तो दोनों ब्रांचेस को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ब्रोंकस। दो ब्रांच होगा तो इसके आगे लिखेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं। अगला जो आएगा तो क्या आ जाएगा? ब्रोंकस। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके दो ब्रांचेस हैं, तो यहां पर दो ब्रांचेस हैं, तो यहां पर दो जो है आएगा, दैट इज उसके सिंग, यहां पर कहेंगे ब्रोंकस के बाद क्या आ जाएगा? दो ब्रांचेस और उसे कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद आएगा, उसके बाद क्या आ जाएंगे? छोटे 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 बहुत सारे ऐसे चीजें निकलेंगी, और लास्ट वाले पार्ट को कहा जाएगा, लास्ट वाले पार्ट को कहा जाएगा एल्वियोलाई। एल्वियोलाई यानी वायु कूपिका। वायु कूपिका। तो ये मार्ग को याद रखना, खासकर ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए PLT से याद रखना, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। जब हम सांस लेते हैं तो नाक के नासा छिद्र से होते हुए, नेसल पैसेज से होते हुए फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया तक पहुंचती है। उसके बाद ये मुख्य जो ब्रांच है, इसे कहेंगे यहाँ पर ये ब्रोंकस। ब्रोंकस जो है फिर टूट गया ब्रोंक्यूल्स में, वो फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ऐसे बहुत भागों में डिवाइड होता जाएगा, और आखिरी पॉइंट होगा एल्वियोलाई। एल्वियोलाई मतलब किसी भी का ये सबसे अंतिम बिंदु, ठीक है, दिमाग में याद रखना। तो हम जो सांस लिए थे कहां तक पहुंचा? आखिरी एल्वियोलाई तक पहुंचा। एल्वियोलाई तक ऑक्सीजन पहुंच गया, आप उसको क्या करेंगे? फिर उसको कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके साथ देखो, उसके साथ इस प्रकार क्या होगा? आपके ब्लड कैपिलरीज यानी कि रक्त केशिकाएं आपस में एल्वियोलाई के साथ क्या होती हैं? कनेक्टेड होती हैं, और कनेक्ट होके क्या करेंगी? ऑक्सीजन को उसे दे देंगे। किसे दे देंगी? ब्लड कैपिलरीज को दे देंगी। ब्लड कैपिलरीज यानी रक्त केशिकाओं में क्या मौजूद है? ब्लड मौजूद है। अब ब्लड में क्या मौजूद है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन को क्या मान लो? एक का ट्रक मान लो। हीमोग्लोबिन को ट्रक मान लो। वो ट्रक के ट्रॉली में क्या लोड हो गया? ऑक्सीजन लोड हो गया, और ट्रक लोड होके कहां जाएगा? आपके अपने सेल तक, कोशिकाओं तक जाएगा, क्योंकि सेल तक कौन जाता है? ब्लड फ्लो होके जाता है।
यहां पर ऑक्सीजन लिया है, ऑक्सीजन क्या किसमें, ट्रक में लोड हो गया, अब वो अपने नेशनल हाईवे में जा रहा है। नेशनल हाईवे क्या है, ब्लड वेसल्स, धमनी और शिरा, आर्टरी और वेन, और वो सीधा सीधा जाएगा। तो कैसे बस, वो मतलब हाईवे में जा रहा है तो कोई बस स्टॉप भी तो होगा ना, तो बस स्टॉप क्या है, हार्ट। सीधा जाके ये लोग क्या करेंगे, ब्लड कैपिलरीज जो हैं सीधा ब्लड वेसल्स में जाके ज्वाइन कर लेंगे, मिल जाएंगे, और ब्लड वेसल्स यानी धमनी और शिरा वगैरह हार्ट में रिपोर्टिंग करेंगे, साहब हम लोग आ गए। तो इधर से एक एंट्री गेट होगा और एक एग्जिट गेट होगा, उसे मैं आपको सर्कुलेटरी में बताऊंगा। तो थोड़ा इमेजिन करना, मैं बहुत साधारण तरीके से बता रहा हूं। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं तो हमारा बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों रिक्वायरमेंट होती है, हमने जो चीज खाया था उसको रेस्पिरेशन करके एनर्जी बनाने के लिए, उसको तोड़ के एनर्जी बनाने के लिए। ग्लूकोज से 36 ATP बना, फैट से भी एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से भी मिलती है, और उसे यूज करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन जाती है, लंग्स के आखिरी पॉइंट तक पहुंचती है, एल्वियोलाई तक पहुंचती है। तो एल्वियोलाई में जैसे ही पहुंचेगी तो वहां पर ब्लड कैपिलरीज के साथ ये जुड़े होते हैं। कौन, आपके एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज आपस में जुड़े होते हैं। इधर का ऑक्सीजन इधर कैसे पहुंचेगा, तो कैसे पहुंचेगा मैं अभी बताऊंगा, विसरण के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा, क्योंकि इधर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सांस लिए हैं तो इधर का सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ज्यादा, इधर का कम, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसी को ही तो विसरण या डिफ्यूजन कहा जाता है। चुपचाप इधर विसरित होके आ गया, अब ब्लड कैपिलरीज में क्या है, आ गया ऑक्सीजन, और जाके ये धमनी और शिराओं में जाके ज्वाइन कर लेगा, और फाइनली वहां पर हार्ट तक पहुंचेगा। हार्ट पंप करेगा, बॉडी के सभी भागों में क्या पहुंच गया, ऑक्सीजन पहुंच गया। और वो ऑक्सीजन को फिर कौन यूज करेगा, कौन यूज करेगा, सेल यूज करेगी फॉर ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को ब्रेक डाउन करेगा और उससे एनर्जी बनेगी। एनर्जी तो बनती है, लेकिन साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस होती है, CO2 प्रोड्यूस होती है। पढ़े हो आप इस चीज को, इस इक्वेशन को जानते हो आप लोग, शायद जानते भी होंगे, मैं बता देता हूं, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई नया चीज नहीं बता रहा हूं। देखो C6H12O6 प्लस 6O2, इससे क्या बनता है, क्या बनता है, 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस 36 ATP, ये बनता है। तो यहां पर क्या निकल रहा है, CO2 निकल रहा है। तो ये CO2 को भी तो लेके आना पड़ेगा, इस CO2 को भी तो लेके आना पड़ेगा। तो CO2 को जब लेके आएगा तो उधर हमने हीमोग्लोबिन को ट्रक के रूप में भेजा था भाई, अब वहां से CO2 प्रोड्यूस होगा, तो वो मान लो सेल को थोड़े समय के लिए एक सेट मान लो, सेट कहेगा ट्रक से सामान लाए हो, एक काम करो सामान लेकर भी जाओ कुछ, तो उसी हीमोग्लोबिन में फिर क्या होगा, क्या होगा, वो CO2 लोड होके आ जाएगा। लेकिन वो अकेला नहीं आता, वापसी में कुछ और भी होते हैं, वो बताऊंगा वहां पर। कुल मिला के वहां से CO2 प्रोड्यूस हो गया और यहाँ पे फिर आ गया, कहां पर आ गया, आपके इस जगह पर आ गया, कहां पर, इस जगह पर। अब इस बार CO2 इधर ज्यादा है, उधर कम है। डिफ्यूजन से क्या चल दिया, ब्लड वेसल से कैपिलरीज में CO2 पहुंच गया। CO2 को फिर सांस छोड़ते हैं तो बॉडी से बाहर निकल आती है। तो कहां जा रही है, कहां आ रही है, पता है कि नहीं, रास्ता मालूम हो गया कि नहीं। मैं दोबारा बता रहा हूं जिनकी जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। सांस लिए, ब्लड जो है आपके ऑक्सीजन लंग्स में पहुंचा, बाकी की बात नहीं करूंगा क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन सब कोई काम का होता नहीं है। ऑक्सीजन कहां पहुंच गया, एल्वियोलाई वायु कुपिकाओं में पहुंच गया, वहां से ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल से होते हुए हार्ट, हार्ट से होते हुए सेल, कोशिका, क्योंकि मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, लाखों करोड़ों सेल्स हैं हमारे बॉडी में, वहां तक पहुंच गया और वहां पे CO2 प्रोड्यूस हुआ। CO2 को फिर लेकर आएगा हार्ट, हार्ट से फिर आएगा लंग्स, और लंग्स से फिर हम बाहर छोड़ देते हैं, CO2 निकल गया। ये बातें अगर आप समझ पाए होंगे तो ठीक है, नहीं समझ पाएंगे तो आगे चीजें और बेहतर से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू में आता भी है बार बार। ठीक है, ये मार्ग को याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। चलो, अब ये श्वसन की प्रक्रिया जिसे मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा था वो यही है। ओवरऑल श्वसन क्या है, तीन चीजों से मिलकर बना है, तीन प्रकार की चीजें होती हैं। एक है बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन,
जब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहेंगे तो वो क्या है, दो प्रकार की चीजें हैं, एक है सांस लेना ब्रीदिंग, और दूसरा गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैस। गैसों का विनिमय भी क्या है आपका बाह्य श्वसन में आता है, क्योंकि सेल के बाहर हो रहा है तो बाह्य श्वसन, या फिर हम कहेंगे यहां पर लाइक बाहरी ऑर्गन से इसमें काम आ रहा है, जैसे नाक, आपके बाकी सब चीजें काम आ रही हैं। एक्स रेस्पिरेशन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन समझ में आया, बाह्य श्वसन, सांस लेना और गैसों का एक्सचेंज, ठीक है, ये हो गया। दूसरा इसमें देखना कि ब्रीदिंग को दो प्रकार मैंने कहा था, सब सांस अंदर लेते हैं तो इंस्पिरेशन, जब सांस बाहर छोड़ते हैं, ये नी है ना, जब बाहर छोड़ते हैं उसे उच्च श्वसन कहते हैं या निह श्वसन भी कहते हैं, इस प्रकार कहते हैं। समझ में आया, सांस का अंदर लेना, सांस का बाहर छोड़ना, ये है। क्लियर हो गया। चलो आगे बात करते हैं। गैस का एक्सचेंज मैंने बता दिया, एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज आपस में आदान प्रदान करते हैं, किसके द्वारा, डिफ्यूजन यानी विसरण के द्वारा, विसरण या डिफ्यूजन के द्वारा। और डिफ्यूजन के द्वारा जब एक दूसरे से करेंगे तो हायर टू द लोअर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं आपको प्रश्न करवाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा भी, ठीक है, समझ में आया। चलो अब यहां पर देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। अरे कुछ नहीं है, अभी हीमोग्लोबिन की बात कर रहे थे। हीमोग्लोबिन एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है, ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है, वही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस है। और अंतर श्वसन यानी इंस्पिरेशन का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट करके फाइनली सेल को दे दिया जाएगा। लो भाई आपका ऑक्सीजन, वहां पे अनलोड कर दिया जाएगा, ट्रक की ट्रॉली से, हाँ ऑक्सीजन अनलोड हो गया तो वो फिर यूज करने लगेगा कौन, सेल अपने अंदर। आप लोग सुने हो क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस साइकिल वगैरह, नहीं जानते लेकिन सुने तो होंगे। वो क्या है, वो सेलुलर रेस्पिरेशन का ही भाग है। यानी कि क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस साइकिल क्या है, कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन का ही भाग है, उसी से ही एनर्जी बनती है। ठीक है, फिलहाल आपके सिलेबस में मेंस में, प्रीलिम्स में, मेंस में इसको पढ़ना होता है। यहां पर मैं कह रहा हूं क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस साइकिल से एनर्जी जो बनती है वो ऑक्सी श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। ठीक है, इसलिए याद रखना। जैसे एक काम करो, कभी गर्मी के दिन, अभी तो खैर पार हो गए, और बहुत थके रहते हैं तो नींबू पानी पीते हैं। क्यों पीते हैं पता है? क्योंकि एनर्जी मिलती है। उसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है नींबू में, और नींबू का पानी में 2 चम्मच शक्कर नॉर्मल पानी में 2 चम्मच शक्कर डाले, एक नींबू का रस उसमें निचोड़ा, तो देखो शक्कर मतलब ग्लूकोज, सिट्रिक एसिड नींबू में डाले तो सिट्रिक एसिड किसका प्रोडक्ट होता है पता है? किस में बनता है, कौन से प्रोसेस में? क्रेब्स साइकिल में बनता है नॉर्मली। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली सिट्रिक एसिड को पी रहे हैं, इसलिए भी उससे ज्यादा एनर्जी हमको मिलती है। जैसे ग्लूकोज से डायरेक्ट में तुरंत एनर्जी मिलती है ना, क्योंकि ग्लूकोज जो प्रोडक्ट बनना था उसी को हम सीधा क्या कर रहे हैं, ले लिए अंदर, और उससे एनर्जी बन रही है। वैसे सिट्रिक एसिड जो है क्रेब्स साइकिल किसका भाग है? इसका भाग है, और उससे सिट्रिक एसिड बनता है, और उसको हमने डायरेक्ट ले लिया तो हम सीधा जल्दी एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन का भाग है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। सेल के अंदर तो इंटरनल, सेल के बाहर तो एक्सटर्नल। ये क्या है, गैस का जो है ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जब हम बात करते हैं, जो चीज मैंने बताया वही चीजें हैं, आप लोगों को इसको जब पीडीएफ मिलेगा तो इसे रिवीजन में काम आएगा। जो आपका श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग जिसको मैंने कहा था, जिसमें कि सांस हम अंदर लेते हैं तो हमारे पास इंस्पिरेशन है, जब सांस बाहर निकालते हैं तो वो एक्सपिरेशन है। ठीक, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गैसों का विनिमय मैंने किसके कारण कहा था, मैंने सब समझा दिया कि एल्वियोलाई या वायु कुपिकाएं या वायु कोष्ठक में दाब में अंतर, या फिर कहा जाए इसे विसरण कहेंगे, विसरण के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा क्या है, गैसों का एक्सचेंज होता है। ठीक है, गैसों का इस प्रकार एक्सचेंज होता है। समझ में आया? इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधा मैंने बता दिया, सांस में जो ऑक्सीजन होती है यहां पहुंच गया,
ये क्या है आपका लंग्स है, इधर वाला पार्ट क्या है ब्लड कैपिलरीज है, तो ये सीधा चुपचाप क्या हो जाएगा डिफ्यूज होके इधर आ जाएगा, विसरण होके इधर आ जाएगा और फिर ये इधर जाके सीधा हार्ट तक पहुंचेगा। ठीक, तो किसके कारण होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, तो यहां पे कहेंगे विसरण या डिफ्यूजन या दाब में अंतर के कारण होगा, क्योंकि जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा तो दाब भी ज्यादा होगा, प्रेशर भी ज्यादा होगा। समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट कि गैसों का परिवहन, ये प्रश्न आपको बड़ा पूछा जाता है, पीएससी ने भी पूछा इसे कि गैसों का ट्रांसपोर्टेशन कौन करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है इसलिए मैं यहां पे समझाता हूं। देखो गैसों के का ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअल में कौन करता है, तो गैस दो प्रकार का यहां पर है, क्योंकि नाइट्रोजन को हमने जितना अंदर लिया था उतना तो बाहर छोड़ दिया, तो उसका रोल खत्म, तो बच गया कौन, दो ठो, कौन सा, ऑक्सीजन और CO2। तो ऑक्सीजन को कौन लेकर जाएगा, हीमोग्लोबिन, CO2 को कौन लेकर जाएगा, वो भी हीमोग्लोबिन है, दोनों के दोनों हीमोग्लोबिन। लेकिन इन जनरली इसे 1 by 1 देखो, अगर मैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है कहूंगा, तो आप लोगों को याद रखना कि 97% ऑक्सीजन किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है 97%। बचा हुआ 3% किसके द्वारा लिया जाएगा, प्लाज्मा के द्वारा लिया जाएगा। समझ में आया? 97 और 3% दिमाग में बैठ गया, मतलब ज्यादातर हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन ही ज्यादातर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। लेकिन कैसे करेगा, आप लोगों को इस चीज को भी समझना है। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन इज इक्वल टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अभी आपको इसका मैं एग्जांपल बताता हूं, इसका जो है लाइक यहां पर बता देता हूं। देखो ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, या इसे उल्टा लिखो, ऐसा लिखो ताकि और आसान लगे, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन बराबर क्या हो गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये एग्जाम में पूछा जाता है, अभी मिस्टेक करोगे देखना आप लोग, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन जैसे ही मैं बात करूंगा हीमोग्लोबिन CO2 के साथ मिलकर क्या बनाएगा, बताओ क्या बनाएगा, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। यही मिस्टेक होता, हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कर देते हैं, जबकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यहां नहीं बनता। ठीक है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है, समझ लिया ना। तीसरा, हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, यहां पर बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, यहां पर बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट, ठीक है। थोड़ा समझे यहां पर क्या चीज है। 3 प्रकार की चीजें मैंने कहा कि ऑक्सीजन का, 2 प्रकार की चीजें मैंने कहा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जब हीमोग्लोबिन के साथ होगा तो वो क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। मतलब ट्रक में क्या, ट्रक क्या है आपका, हीमोग्लोबिन, उसके ट्रॉली में क्या लोड हो गया, ऑक्सीजन। अब रस्सी में बांध दो, तो रस्सी में बांध देने के बाद क्या कहलाएगा, वो पूरा ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा। समझ में आया? आपको साधारण भाषा में समझा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलो अब ये क्या है, चला गया आगे। 3% प्लाज्मा क्या करता है आपका, ऑक्सीजन को ट्रैवल करके लेकर जाता है। ये सब कहां जाएंगे, सेल यानी कोशिकाओं तक जाएंगे। ठीक, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन यही हीमोग्लोबिन कर रहा है, लेकिन किस क्या बना के, कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन बना के, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। इसे स्टार्ट करिए, ये बहुत काम की चीज है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। अब इधर देखो, हमारे बॉडी में तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनता, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना, अक्सर आप देखे होंगे कि कहीं पे आग लग गई, कोई झुलस के मारे गए, कुछ लोग हॉस्पिटल वगैरह में भी घटना हुई थी, बहुत लोग मारे गए। एक्चुअल में क्या होता है पता है, जब हॉस्पिटल या जब किसी जगह पे आग लग जाती है तो 2 प्रकार की चीजें होती हैं। पहला, 2 तो आग के कांटेक्ट में डायरेक्टली आएंगे तो उनकी डेथ हो सकती है या घायल हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग दम घुटने से भी मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती, काला धुआं, टायर जलने से भी काला धुआं निकलता है। तो काला धुआं जो निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनती है, जो एक टॉक्सिक एलिमेंट है, विषैली है। ये जो कंपाउंड बन रहा है, यौगिक बन रहा है, वो विषैला है, जिसके कारण डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना।
और आप लोगों को बताऊं तीनों में बाइंडिंग कैपेसिटी मतलब तेजी से रिएक्शन करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा इसकी होती है, उसके बाद इसकी होती है, उसके बाद इसकी होती है। मतलब हीमोग्लोबिन अकेला मौजूद है, ये तीनों के तीनों देखेंगे कौन पहले रिएक्शन करेगा, तो ये पहले करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये बात ध्यान रखना आपके ट्रांसपोर्टेशन में। जब मैं बात करता हूं कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करते हैं, तो देख रहे हैं कि यहां पे ओवरऑल 4 लिखा है लेकिन एक्चुअल में 3 है। हीमोग्लोबिन के माध्यम से ये वाला, दूसरा प्लाज्मा, प्लाज्मा भी क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, तीसरा बाइकार्बोनेट के रूप में, और ये पहला वाला तो एक्चुअल में यही है। ठीक है, कार्बामिनो यौगिक जो बन रहा है वो यही है। तो किसमें हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन करता है, प्लाज्मा ट्रांसपोर्टेशन करता है, बाइकार्बोनेट भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। किसका? आपका किसका? CO2 का। जबकि ऑक्सीजन का किसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है? 2 ही कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा। ठीक है, एक प्रश्न और याद रखना कि सर्वाधिक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। लेकिन सर्वाधिक CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? बाइकार्बोनेट। लिखिएगा इसे, ठीक है, बाइकार्बोनेट के सामने लिख देना सर्वाधिक ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? बाइकार्बोनेट करेगा। नेक्स्ट, परसेंट भी लिख लो इसमें, 70%। बाइकार्बोनेट में लिखना 70%। और आपका 20 से 25% किसमें लिखना? इसको 20 से 25%। आपका प्लाज्मा है 7% और ये क्या है आपका 70%। ये मोटा मोटा होता है। इस प्रकार ट्रांसपोर्टेशन, ये भी प्रश्न पूछा गया है ना, बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक परिवहन किस रूप में होता है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। पूछा गया प्रश्न है आपका व्यापम PSC का। ठीक है, हाँ, कोई कंफ्यूजन? पूछो। हीमोग्लोबिन कौन सा? ये कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक परिवहन किस में होता है? इधर एक लिखा ना, बाइकार्बोनेट के रूप में, जो है 70%। ठीक है, बस याद रखना। बहुत डिटेल में इसे नहीं पढ़ा सकता मैं, क्योंकि आपके व्यापम की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते जा रहे हैं हम। हाँ, बाइकार्बोनेट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बाइकार्बोनेट ब्लड में ही बन जाता है, वहां पर ब्लड में ही मौजूद होता है। ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट मौजूद होते हैं। ठीक है, तो कार्बोनेट मतलब यहाँ पे CO3 कार्बोनेट मतलब CO3 है, तो वहां पर वो ब्लड में ही बन जाता है, एक प्रकार का यौगिक है। आगे बढ़े, कहीं और समस्या? रटिए मत, समझिए। ठीक, अगर ये चीज आपको समझ में आया है तो अगर आप लोग हाँ बोलोगे तब मैं आगे जाऊंगा। बताओ, क्लियर है सभी को? एक्सचेंज ऑफ गैस समझ में आया? क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैस? तो बस विसरण के द्वारा होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस आपने ऑक्सीजन और CO2 का देखा। बस ऑक्सीजन का 2 थे, हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा 97 और 3। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का कहा 3 लोग हैं। कौन कौन है? बाइकार्बोनेट, हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा। ठीक है, परसेंटेज सिर्फ एक का याद रखना, बाइकार्बोनेट का सबसे ज्यादा, वो है 70%। ठीक, अब आप पहुंच गए भाई आपका इंटरनल रेस्पिरेशन में। इंटरनल रेस्पिरेशन 2 प्रकार का होगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। अनाक्सी श्वसन या ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है इसे। ठीक है, समझ में आया? कहां पर होती है? तो ऑक्सी रेस्पिरेशन कहां पर होती है? तो सेल के साइटोप्लाज्म में, या फिर कहा जाए कोशिका के कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य में होता है। कोशिका के सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब सेल के अंदर। सेल के अंदर को अगर और डिफाइन में करना चाहूं तो बहुत ही क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज उनके अलग अलग स्पेसिफिक जगह होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल क्या होता है? जीव द्रव्य में होता है, जबकि क्रेब्स साइकिल उसके अंदर होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं पता है?
क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां से पावर जनरेट होती है। वो पावर क्या है? ऑक्सी रेस्पिरेशन से जो ऑक्सीजन को यूज करके हम वो जो न्यूट्रिएंट फूड जो ग्लूकोज वगैरह का हम ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाएंगे, वो कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए वहां से 36 एटीपी प्रोड्यूस होती है। तो क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस साइकिल, उसको अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा जीव द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कौन सा? आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। ये दोनों क्या है? जीव द्रव्य चिपचिपा पदार्थ होता है सेल के अंदर का, और आपका माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका का अंग है, सेल ऑर्गेनेल है, कोशिका अंग है। चलो अब देखो इसे, यहां पर आप दोनों ही चीजें समझेंगे। ये थोड़ा सा जितना दिख रहा है इजी, उतना इजी है नहीं। और यहां पर हम 3 प्रकार के क्वेश्चंस जहां से पूछे गए हैं, पीएससी ने पूछा था 2021 का प्रीलिम्स में। कौन सा प्रश्न पूछा था पता है? वो पूछा था आपका, दैट इज पहला जो देख रहे हैं, ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज मतलब C6H12O6, कितना कार्बन है? 6 कार्बन है। वो किस में बदल रहा है? पाइरुवेट में बदल रहा है। तो ये कितना कार्बन होता है? ये 3 कार्बन होता है। ठीक, तो आपको इसमें पूछा गया था कि ग्लूकोज जो है कितने कार्बन से कितने कार्बन में कन्वर्ट होती है? तो 6 से 3 में कन्वर्ट होती है। ये पूछा गया था। किस में पूछा गया था? ये वाला आपका पूछा गया था। ठीक, अभी जिसकी बात कर रहा था, देखो ये क्या है बता रहा हूं, ऑक्सी रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन की जब हम बात करूंगा तो ये क्या होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, यहां पे ऑक्सीजन का कमी है, लेकिन थोड़ा बहुत है, लेकिन कमी है। ये दोनों को मैं आपको रियल एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। तो जब मैं कहता हूं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज को हम तोड़ें, ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम खाए थे। वो क्या है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कहां पर? सेल और साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में, जीव द्रव्य में क्या करते हैं? उसे तोड़ते हैं तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनती है। थोड़ी देर पहले मैंने नोट कराया था, इक्वेशन याद करो। उससे एनर्जी निकलती है। कितनी एनर्जी? 36 एटीपी निकलती है। 36 एटीपी निकलती है। इसी एनर्जी के कारण तो आप घर से यहां तक चल के आए हैं, क्योंकि कल रात को कुछ खाए थे, सुबह कुछ खाए हो, मैंने अभी चाय पिया, मुझे भी एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है, वो उसको चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा? ग्लूकोज से मैक्सिमम एनर्जी निकलेगी। ठीक है, समझ में आया? चलो एक एग्जांपल अब बताता हूं, ये कि इसमें ये कहां पर होता है। आपने समझ लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये याद रखना। नाउ आप लोगों को एक बात ये समझनी है। चलो मैं आप लोगों को क्या करता हूं, राजकुमार कॉलेज के गेट से लेकर यूनिवर्सिटी गेट तक दौड़ने के लिए कहता हूं। सब दौड़ते हैं, मैं भी दौड़ना स्टार्ट करता हूं। कुछ दूर दौड़ते हैं, सबके सब थकने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम रेगुलरली दौड़ने के आदी नहीं है। कहने का मतलब, अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट देख रहे हैं, आप लोग मान लो लोकेशन नहीं पता तो बता दे रहा हूं, मान लो हमको 1.5-2 किलोमीटर दौड़ना है। हम कभी नहीं दौड़ते थे, अचानक दौड़ना चालू किए, कुछ दूर जाके थक गए, और अगले दिन देखते हैं हाथ पैर पकड़ दिया, मतलब हाथ पैर बहुत दर्द होने लगा। क्यों? क्योंकि हम कभी दौड़ने के आदी नहीं थे और दौड़े, लेकिन फाइनली थक गए और वापस बैठ गए। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि हमारे बॉडी के मसल्स में, हमारे शरीर के पेशियों में लैक्टिक एसिड का थिकनिंग हो जाता है, लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है। वो कैसे होता है? देखो, जब हम पॉइंट ए है से लेकर पॉइंट बी तक दौड़ना स्टार्ट करते हैं, दोनों के बीच की दूरी के लिए थोड़े समय के लिए मान लीजिए 3 किलोमीटर है, मतलब ठीक ठाक दूरी है। 3 किलोमीटर दौड़ना एकदम आसान तो है नहीं, भले एकदम डिफिकल्ट ना भी हो तो चलेगा। जैसे हम दौड़ना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल यहां 1 किलोमीटर तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, नॉर्मली सब दौड़ लेते हैं, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे होते हैं, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंट था बॉडी में, और जो एनर्जी हमारे बॉडी में है या जो चीज हमने खाया था उससे क्या है, वो ब्रेक डाउन होना चालू होता है, आपको एनर्जी जो है मिलते रहती है। 1 किलोमीटर तक कोई नहीं थकता,
1 किलोमीटर से कुछ दूर गए, दूसरे किलोमीटर जाते जाते कुछ लोग एकदम अरे यार और दौड़ा नहीं जाता, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, ऐसा सोचने लगते हैं या हांफने लगते हैं। हांफना मतलब क्या कि ऑक्सीजन की बॉडी में कमी हो गई, अब ज्यादा से ज्यादा सांस अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन लेने का प्रयास कर रहे हैं। और फाइनली क्या है, 2 किलोमीटर तक जो है, मान लो 6 लोग दौड़ना चालू किए थे तो क्या है 4 लोग यहां पे जाके बैठ जाते हैं, 2 लोग बच गए। 2 लोग भी क्या करते हैं, दौड़ना चालू करते हैं, उसमें एक व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति बहुत मुश्किल से और दौड़ा नहीं जाता, लेकिन धीरे 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 ऐसा करके उस तक पहुंचने का प्रयास करता है। दूसरा व्यक्ति बिना कोई मुश्किल के पहुंच जाता है, क्योंकि वो शुरू से लेकर लास्ट तक ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में यूज करता है, धीरे 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 नॉर्मल स्पीड बना के चलता है। तो इसमें आपने क्या समझा, ये व्यक्ति हाँफते हाँफते आखिरी रूप में भले पहुंचा, लेकिन जाके पहुंचा सीधा सो गया वहीं पर। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी थी, फिर भी दौड़ ही रहा था, दौड़ ही रहा था, दौड़ ही रहा था, जाके वहां पे लेट गया। चलो पहुंच तो गया, लेकिन ये 4 और ये 5, पांचवा, ये पांचों के हाथ पैर जो है अगले दिन बहुत पेन होने लगता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में अभाव में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने लगता है, जिससे 36 एटीपी बननी चाहिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, लेकिन ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही आप क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। ठीक है, तो इस बार क्या है, केवल कितना एटीपी बनता है, 2 एटीपी बनता है। मतलब सीधा सीधा 34 का नुकसान, इसलिए आपको एनर्जी भी नहीं मिली। और आपको इसमें क्या बनना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनना चाहिए। इस बार वो नहीं बन के क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, और आपके मसल्स में जम जाता है, हाथ पैर जो भी काम कर रहे होते हैं, और वो दर्द होने लगता है। फिर अगले दिन मूव, आयोडेक्स और सब लगाना पड़ता है, ताकि वहां के मसल्स में लैक्टिक एसिड के थिकनिंग को रिलीज करने के लिए। समझ में आया? तो ये लैक्टिक एसिड बनता है, ध्यान रखना। अच्छा, अब बनता है, देखो ये ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में, ये अभाव में, एब्सेंस या कम मात्रा में। तो इसमें हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल बनता है, इसमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। क्या होगा जब ऑक्सीजन पूरा 0 हो? तो इसी ग्लूकोज को अगर हम ऑक्सीजन के 0 प्रेजेंस में करें, तो ये इसी से ही तो अल्कोहल बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है, जो ड्रिंकिंग में यूज करते हैं, जो मेडिसिन में यूज करते हैं, जो फैक्ट्रीज में यूज करते हैं एथिल अल्कोहल, क्योंकि मैथिल अल्कोहल तो टॉक्सिक होता है। एथिल अल्कोहल को ड्रिंकिंग में यूज करते हैं या डिफरेंट टाइप की चीजों में यूज करते हैं। तो जैसे कि आप लोग सुने होंगे ना कि बियर या वाइन या शराब किससे बनते हैं, अंगूर से बनते हैं, गेहूं से बनता है, चावल से बनता है, बार्ले से बनता है, गन्ना से बनता है, कई प्रकार की चीजों से बनता है। सबको सड़ाते हैं। कोई भी चीज सड़ती कब है, जब ऑक्सीजन ना पहुंचे। तो हम यहां पर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट को लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, तो सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, गेहूं से लेकर, अनाज से लेकर, आपके अंगूर से लेकर, बार्ले से लेकर, सब में। अब उसे क्या करते हैं, जाके एक टंकी में रख देते हैं, ढक देते हैं, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं जा पाता। अंदर क्या होते हैं, ईस्ट डाल देते हैं, ईस्ट, ताकि वो जल्दी से वो फर्मेंटेट हो, किण्वन हो, और उसके बाद किस में बदल जाता है, एथेनॉल में बदल जाता है। कितना कार्बन है, C2H5OH, 2 कार्बन है यहां पर, ये 3 कार्बन है, और यहां पर देख रहे हैं कि ये तो CO2 है, ये भी आपका क्या है, 3 कार्बन आ जाता है, पायरुवेट। ठीक, तो ओवरऑल देखा जाए ये एथिल अल्कोहल बनती है, इसे ही कहा जाता है किण्वन। इसे क्या कहा जाता है, फर्मेंटेशन या किण्वन। तो किण्वन से क्या बन रहा है, एथेनॉल बन रहा है। ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, CO2 प्लस वाटर बन रही। इसमें देखते हैं, इसमें भी एनर्जी बहुत कम बनती है, इसमें भी करीब 2 ATP आसपास बनता है। लेकिन मेन समझनी है आप लोगों को ये, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है ये दोनों चीजें। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन समझ में आया, ऑक्सीजन की एब्सेंस में आप ग्लूकोज को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो एथेनॉल बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। प्रश्न पूछा जाता है, ये कंटेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरू से मैंने आप लोग को बता रखा। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आया? नाउ आगे बढ़े। ठीक, हाँ हाँ ले लीजिए। ठीक, चलो नेक्स्ट। यहां पर अब मैं आप लोग को बताता हूं
रेस्पिरेशन कोसेंट क्या होता है? हाँ पीडीएफ में मिलेगा, अभी इंपोर्ट कर लेंगे क्लास के बाद। आप लोग को इंपोर्ट करना मैं सिखा दूंगा, आप ही लोग खुद लोग कर लिया करना, ठीक है? बहुत इजी है, ठीक। यहां पर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन कोसेंट, श्वसन गुणांक क्या है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये श्वसन गुणांक पूछा जाता है, ठीक है? ये क्या होता है? देखो, श्वसन के द्वारा मुक्त की गई CO2, यानी कि मैंने कहा कि प्रोड्यूस्ड CO2, ये CO2 कहां से प्रोड्यूस हुआ? ये वाला सिटी देखो, ये जो CO2 प्रोड्यूस हुआ इसी को कहा जा रहा है, ठीक है? ये सब कहां पे होगा पता है ना? हमारे सेल के अंदर होगा। तो ये जो प्रोड्यूस CO2 है ना, अपॉन क्या है यहां पर यूज CO2, उपयोग की गई क्या है O2, ये दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? RQ कहलाता है, रेस्पिरेशन कोसेंट, या फिर कहा जाए श्वसन गुणांक कहलाता है, श्वसन गुणांक कहलाता है, ठीक है? चीजें समझ में आई? ये दोनों आप लोग को याद रखना है कि प्रोड्यूस CO2 अपॉन यूज द CO2, उत्पादित CO2 अपॉन क्या है? उपयोग में ली गई O2। RQ में आप लोग को समझनी है कि इसका RQ 1 से कम होता है। तो देख रहे हैं प्रोटीन का RQ 1 से कम होता है, वसा का RQ 1 से कम होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का वैल्यू क्या है? 1 होता है RQ। ये तीनों चीजें याद रखना, इसे स्टार करिए आप लोग, ये बहुत काम की चीज है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको इसमें ऐसा भी पूछा जाता है किसका श्वसन गुणांक सर्वाधिक होगा? तो कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा होगा, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा होगा, प्रोटीन का उससे कम होगा, फैट का उससे कम होगा, ठीक? क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। अब जो चीज मैं बताया था, अब मैं थोड़ा आप लोगों को लंग्स के बारे में बताऊंगा, फेफड़े के बारे में बताऊंगा, और अभी कोविड पीरियड में जो चीज हमने फेस किया उसे आप यहाँ पे समझ भी पाएंगे। जो चीज मैंने आप लोगों को बता रखा था, जो सीक्वेंस, वही चीजें हैं यहाँ पर। तो हमारे सामने अब आता है लंग्स, तो यहाँ पे फेफड़ा लिखना, फेफड़ा या फिर लंग्स, तो इसके बारे में हम लोग को समझना है। लिखना इसमें ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी लिखिए, लंग्स के बारे में पहला पॉइंट लिखना। हमारे शरीर में एक जोड़ी 1 पेयर लंग्स पाए जाते हैं। देयर आर 1 पेयर ऑफ लंग्स फाउंड इन बॉडी। जो एक मेम्ब्रेन से घिरी होती है, एक मेम्ब्रेन से घिरी होती है। मैंने कहा 2 फेफड़े पाए जा रहे हैं, 2 लंग्स पाए जा रहे हैं। इसके ऊपर मेम्ब्रेन झिल्ली पाई जाती है, मेम्ब्रेन, या यहां पर मेम्ब्रेन पाई जा रही है। ये मेम्ब्रेन का नाम आप लोगों को याद रखना है, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन पाई जाती है। किसके ऊपर? आपके लंग्स के ऊपर। जैसे ये लंग्स है ना, तो इसके ऊपर में क्या है, इस प्रकार एक प्लूरल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, लंग्स क्या होते हैं? 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट। तो राइट हमेशा क्या होगा? बड़ा होता है, लेफ्ट क्या होता है? छोटा होता है। राइट लंग्स जो है बड़ा होता है और लेफ्ट लंग्स जो है छोटा होता है। ठीक, अच्छा इसमें लिखना है, ये पिंक कलर का होता है, गुलाबी कलर का होता है, पिंक कलर का होता है, गुलाबी कलर का होता है। ठीक, चलो इसमें आप लोग को ध्यान रखनी है कि किसी भी लंग्स की कैपेसिटी, किसी भी लंग्स यानी फेफड़े की क्षमता इस बात पर मायने रखती है, इस बात पर मैटर करती है कि आप उसे कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसलिए किसी का बर्थडे होगा तो पहले बलून आपको फुलाना चाहिए। क्यों?
क्योंकि लंग्स का एक्सरसाइज होता है। हाँ, मैं मजाक भी कर रहा हूं और रियल बात भी कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि लंग्स का एक्सरसाइज होता है। देखो, आप डेली योगा कर सकते हैं तो बेस्ट है वो, क्योंकि लंग्स का डेली एक्सरसाइज है। और कोई नहीं कर सकता है तो ये बात कह रहा हूं कि बलून फुलाना, अगर आपको स्विमिंग आती है तो लंबे समय तक क्या है, पानी के अंदर डूबे रहना, ताकि आप अपनी लंग्स की कैपेसिटी को चेक कर रहे हैं। तो ये सब एक्सरसाइज होते हैं। या दौड़ना, दौड़ने से भी क्या लंग्स का एक्सरसाइज होता है। तो ये सब चीजें आपके लंग्स को क्या बनाती है, मजबूत बनाती है। जब मैं आप लोग को बताया कि लंग्स में ऐसी क्या खास बात है कि अभी हम जब कोविड पीरियड के दौरान क्या कर रहे थे, इसमें हम प्रॉब्लम महसूस कर रहे थे, तो लंग्स में ऐसा क्या चीज है जो ये प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा था। तो जब कोई कोविड पॉजिटिव होता था तो याद करिए, खांसी आना या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आती थी या किसी को लंग्स का इन्फेक्शन होता था तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता था। क्या है समझते हैं आप? जो हम ऑक्सीजन को सांस में ले रहे थे, जो ऑक्सीजन को सांस में ले रहे थे, वो ऑक्सीजन जाके कहां रुक जाता था, आधे रास्ते में रुक जाता था। कहां रुक जाता था? आधे रास्ते में। जो सांस में हम ले रहे थे तो सांस एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन कम नहीं हुआ था, उतना ही था, लेकिन हम सांस में जब अंदर लिए तो ये नासा मार्ग से फेरिंग्स वगैरह जाता था, ये रास्ते में कहीं पे इन्फेक्शन हुआ तो वहीं पे रुक जाता था या कम मात्रा में जाता था। यहां से लैरिंग्स, ट्रैकिया से होते हुए यहां तक जा ही नहीं पाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो इधर इन्फेक्शन, इधर कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो जाता था। तो जब यहां पर इन्फेक्शन हो गया तो एल्वियोलाई तक भी ऑक्सीजन कम पहुंचा, एल्वियोलाई तक ऑक्सीजन कम पहुंचा तो बेचारा आपका ब्लड कैपिलरीज भी ऑक्सीजन कम लेकर जाएगा। मतलब जो हीमोग्लोबिन नाम का ट्रक था जिसमें लोड कर रहे थे हम ऑक्सीजन को, वो सेल तक लेकर जा रहा था, वो आधा अधूरा लेकर जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ मौजूद ही नहीं है या कम मात्रा में मौजूद है। जो 100% मौजूद होना चाहिए वो 70-80% मौजूद है, 60% मौजूद है। आपका पल्स ऑक्सीमीटर चेक करते थे, पल्स ऑक्सीमीटर चेक करने का मतलब क्या है समझते हैं कि किसी 95 मतलब अच्छा है, 95, 96, 97 अच्छा है, मतलब 95% सेल तक ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच रही है, मतलब वो अच्छा है। लेकिन किसी का पल्स ऑक्सीमीटर में रीडिंग 90 से कम, 85 से कम जब ये दिखने लगता था, मतलब उतने परसेंट सेल तक केवल ऑक्सीजन पहुंच पा रही है, 15-20% तक नहीं पहुंच पा रही है, मतलब वहां पे प्रॉब्लम होना चालू। अगर वो 80 के नीचे आ जाता था फिर क्या कर देते थे कि हम ऑक्सीजन लगाते थे, नॉर्मल वाला ऑक्सीजन। देखो, वेंटिलेटर भी कई प्रकार का होता है। एक नॉर्मल ऑक्सीजन जिसमें कोई भी मिलने गए तो हटा के बात कर रहे हो, फिर गए फिर लगा दिए, खुद अंदर बाहर कर रहे हो, लगा रहे हो, निकाल रहे हो। जब इन्फेक्शन का दौर बढ़ जाता है तब वेंटिलेटर लगाया जाता है। वेंटिलेटर मतलब प्रेशर से ऑक्सीजन भेजना, क्योंकि इधर इन्फेक्शन तक जा नहीं पाता था तो आपने प्रेशर से इधर भेजने का प्रयास किया ताकि यहां तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचे, ताकि वो सेल तक पहुंचे। समझ पाया? तो ये था आपका कोविड के पीरियड के दौरान की प्रॉब्लम। तो इसीलिए अक्सर हमको अपने लंग्स को बहुत एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, ठीक है। इससे क्या है, आपकी लाइक बॉडी में क्या है, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा रहती है जो आपके बॉडी को काफी स्वस्थ बनाती है, ठीक है। चलो, ये पॉइंट आप लोगों को बता रहा था। तो आपको फेफड़े के बारे में इतनी बारे में याद रखना। पूरा फेफड़ा जो है एक डायफ्राम यानी रिब्स यानी पसलियों से क्या होता है, एक आवरण होता है। जैसे कि हम अपने यहां इस लंग्स के ऊपर देखते हैं, वो तो सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी होता है, तो डैमेज वगैरह मत हो इसलिए उसके ऊपर के देख रहे हैं कि रिब्स यानी पसलियों का क्या होता है, पूरा एक प्रकार का इस प्रकार लाइक स्ट्रक्चर होता है, केज यानी पिंजरे नुमा संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं यहां पर, इसे डायफ्राम कहा जाता है। तो डायफ्राम के अंदर क्या होती है, सुरक्षित रहती है ताकि किसी प्रकार का शॉक यानी कि धक्का मत लगे। क्लियर हो गया? लंग्स के बारे में इतना जाने काफी है। क्या पूछा जाता है, ये मेम्ब्रेन पूछा जाता है। ये मेम्ब्रेन सभी ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ होती है। इधर मैंने यहाँ पे याद रखना, मैंने कहा ये फेफड़े के ऊपर मेम्ब्रेन है तो प्लूरल मेम्ब्रेन हो गया। वैसे ब्रेन के ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है, हार्ट के ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। जो चीज मैंने आप लोगों को बताया था वही उसका डिस्क्रिप्शन है, जो शुरुआत में मैंने मार्ग बताया, इसको डिटेल और करने की जरूरत नहीं है। नोज, नेजल कैविटी यानी नॉस्ट्रिल है ना, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ठीक है,
इसके बाद मैंने कहा था ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स निकला, और यहाँ पे ये पॉइंट को आप लोग को याद रखना है कि फेफड़े की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, वो है एल्वियोलाई। आप तो जानते भी हो क्योंकि वही ऑक्सीजन का एक्सचेंज और CO2 एक्सचेंज करता है। तो एल्वियोलाई क्या है आपका, फेफड़े की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, ये देखिए यहां पर इजीली दिख रहा है, अंदर लंग्स है, इस प्रकार केज यानी इस प्रकार की संरचनाओं में ये प्रोटेक्टेड है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक, चलो। जो व्यक्ति स्मोकिंग बहुत करते हैं, जो व्यक्ति क्या है बहुत ज्यादा एयर पोल्यूटेड वाले एरिया में रहते हैं, एयर पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं, तो उनमें यहां पर क्या हो जाती है, टार जम जाता है। ठीक है, टार जम जाता है मतलब यहां पर एक जो आपका यहां पर देख रहे हैं, ये जो आपका है ब्रोंकस, फिर ब्रोंक्यूल्स में बहुत सारा में क्या है डिवाइड हो गया। तो ये डिवाइड हो गया ना, तो इनके जो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, वो क्या हो जाती, जैम हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। तो आपके ऑक्सीजन या CO2 होल्डिंग कैपेसिटी, उसको धारण करने की क्षमता लंग्स की कम हो जाती है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, अक्सर क्या है, उनको लंग्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। ठीक है, तो जब हम रेगुलरली योगा करते हैं तो क्या होती है, इस खराब एयर को बाहर निकालते, अच्छे एयर को उसमें वहां पे जाकर रिप्लेस कर देते हैं। सर, वो एल्वियोला में जाके स्टोर हो जाता है, सभी जगह में होता है। एल्वियोलाई तो आखिरी पॉइंट है। एक्चुअल में पूरे लंग्स में ही, जैसे बलून होता है ना, बलून को हम जब फुलाते हैं, नहीं फुलाने समय नॉर्मल रहती है, जैसे उसमें एयर भरने लगते हैं वो इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा हो जाता है, तो वो उसकी कैपेसिटी है। तो हमारी लंग्स की भी बहुत ज्यादा एक कैपेसिटी होती है। कितनी कैपेसिटी होती है अभी मैं बता दूंगा आप लोगों को। एक्चुअल में हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी होती है, आप लोगों को बता दूं, 500 से लेकर 5000 से लेकर 6000 मिलीलीटर होती है। यानी फेफड़ों में अधिकतम वायु कितनी रह सकती है, 5000 से 6000 मिलीलीटर लिखा जाता है, होती है, जो उसका संपूर्ण आयतन है। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। अब इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये चीज हमने कर लिया। लंग्स जो चीज मैंने आप लोगों को बताया था वो ये चीज है। अब आप लोगों को इसमें दो चीज समझनी है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये दो चीजों को समझना है, बहुत काम की चीज है। और इसे समझ गए मतलब आप सीधा हम मूव करेंगे किसकी ओर, सर्कुलेटरी सिस्टम की ओर। ये चीज मैं बता चुका हूं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। क्या क्या है देखो, मैंने बताया था जो मेम्ब्रेन से घिरी होती है प्लूरल मेम्ब्रेन है। राइट साइड वाला लंग्स बड़ा होता है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि ये जो आर्टरी और वेन है वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये तीसरा और चौथा पॉइंट को मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो इसमें आप लोगों को समझनी है एक चीज। इधर मान लीजिए क्या है आपका, इसे लंग्स मान लीजिए, इसे लंग्स मान लीजिए। इधर मान लीजिए हार्ट, इसे मान लीजिए हार्ट। और हार्ट के तो 4 चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं बताओ, आलिंद और नीलय समझते हो। जब ये देखो हार्ट में ऐसे खड़े हो जाऊंगा तो ये मेरा लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो मैं कहूंगा यहां पर क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, दायां मतलब बायां आलिंद। ठीक है, बायां आलिंद। मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। हाँ, ऐसा बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। देखो लेफ्ट ऑरिकल या फिर बायां आलिंद, तो ये क्या हो जाएगा, राइट ऑरिकल, दायां आलिंद हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, दायां नीलय हो जाएगा, सॉरी बायां नीलय हो जाएगा, बायां नीलय हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट क्या हो जाएगा, सॉरी राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका दायां
दायां नीले हो जाएगा। ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, अभी हार्ट का फंक्शन भी समझ जाओगे इधर ही। ठीक है, थोड़ा सा समझना कि ये वो हमारा क्या है, हार्ट है अपना, ये क्या है, हार्ट है। और यहां से कुछ ऐसे प्रश्न आपसे बनेगा जो एग्जाम में आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा, बल्कि बहुत कॉन्फिडेंस से बना सकोगे। चलो, हम यहां पर देख रहे हैं कि क्या हार्ट और लंग्स में ऐसा क्या रिलेशन है जो आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो मैं यहां पर कहूंगा दो ऐसी चीजें आप लोगों को पहले मुझे बताना पड़ेगा या पूछना पड़ेगा, धमनी और शिरा किस में शुद्ध बहती, किस में अशुद्ध बहती है, बताओ। ऐसा ट्रिक, हाँ बताओ। पक्का, हाँ याद आ गया, मेरा ही ट्रिक है ना। ठीक है, चलो, धमनी और शिरा में अंतर ये याद रखना, धमनी और शिरा, हिंदी में इंग्लिश में कहूंगा तो यहां पे आर्टरी, आर्टरी, और यहां पे कहूंगा तो वेन। इसमें आप लोगों किसमें शुद्ध किसमें अशुद्ध, शुद्ध कहने का मतलब ऑक्सीजनेटेड, और अशुद्ध कहूंगा तो डीऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन विहीन। समझ में आया? तो अगर मैं कहूंगा किसमें शुद्ध रक्त बहती है तो शुद्ध का शु लिख दो, और इसका पहला टर्म को दूसरे के पहले टर्म के साथ मैच करो, तो शुद्ध मिल गया कि नहीं। तो इस प्रकार कभी 7 जन्म में भूलोगे नहीं, जैसे अभी आपने लॉजिकली समझा दिया कि शुद्ध, धमनी में शुद्ध रक्त बहती है। इंग्लिश मीडियम वाले कैसे करेंगे, प्योर का आर कीवर्ड ले लो, आर, तो ये आर किस में है, इसमें आर है, आर्टरी में आर है ना, तो हमेशा आर्टरी में प्योर ब्लड बहेगी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब यदि ये चीज जान गए हो तो आपको इसमें एक एक्सेप्शन देखना है, अपवाद देखना है। हमेशा धमनी में क्या होती है, शुद्ध बहती है, और शिरा में अशुद्ध यानी इम्प्योर ब्लड बहती है। ठीक है, अब यहां पे इसका एक्सेप्शन यानी अपवाद जस्ट अपोजिट होना चाहिए। तो अपवाद में यहां पे इसे स्टार करना, इसे इस प्रकार बॉक्स में कैद कर लेना, और ये अपवाद है, अपवाद यानी एक्सेप्शन है। तो इसमें मैं कहूंगा अपवाद में क्या आएगा, तो पल्मोनरी वर्ड जब भी आ जाए, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले में पल्मोनरी कहूंगा, हिंदी वाले तो और डिफिकल्ट आता, फुफ्फसी ये लिखा रहता है ना, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी, तो मैं कहूंगा पी ए, पल्मोनरी आर्टरी इंग्लिश वाले। ठीक, तो ये क्या बहेगा, इम्प्योर यानी अशुद्ध बहेगा, अशुद्ध ब्लड बहेगा। ठीक, इधर मैं कहूंगा पल्मोनरी शिरा, तो पल्मोनरी शिरा की बात जब करूंगा तो पी, और उसके बाद पल्मोनरी वेन पीवी, तो ये क्या हो जाएगा, शुद्ध बहेगा। ये याद रखना, उसे स्टार कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा ही जाएगा फ्यूचर में आपको एग्जाम में। ठीक है, ये बहुत काम की चीज है। नाउ फोकस ऑन इट। मैं आप लोगों को दोनों में रिलेशन बताने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या रिलेशन है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलो लिख लिए, स्टार्ट करें। जब हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन कहां पहुंच गया भाई, किसके द्वारा हो गया, तुरंत दिमाग पहले लाइए जो पढ़ाए हूं, नॉस्ट्रिल, नेसल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फिर ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, फिर ब्रोंक्यूल्स का बहुत सारे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ऐसे बनता जाएगा, आखिरी पॉइंट है एल्वियोलाई। ठीक है, ये मैं अभी बता चुका हूं, उसी का सीक्वेंस बताया। चलो लंग्स में पहुंच गया, क्या है, ऑक्सीजन पहुंच गया, इधर ऑक्सीजन पहुंच गया, इधर ऑक्सीजन, सब जगह ऑक्सीजन 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 है। ठीक, क्योंकि 0.03% ही तो केवल CO2 लिए थे, तो CO2 इधर तो होना ही नहीं चाहिए, कम होना चाहिए। हमने 21% ऑक्सीजन को अंदर लिया था, मतलब लंग्स में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा, मतलब क्या, इधर क्या है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा, इसकी सांद्रता ज्यादा, यानी इसका प्रेशर भी ज्यादा, दबाव भी ज्यादा। तो इसके साथ क्या है, ब्लड कैपिलरीज मैंने कहा है जुड़ा होता है, रक्त केशिकाएं जुड़ी होती हैं, और रक्त केशिकाएं जब जुड़ी होती हैं तो ये किसको लेकर जाएगा, रक्त केशिका ब्लड में ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगा, यानी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और सीधा ट्रैवल करते 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 हार्ट तक जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, कौन लेकर जाएगा। हम कहेंगे जब यहां पर है
यहां पर है ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा, और हम कह रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हमेशा धमनी लेकर जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन है, इधर क्या है, Hb है, मतलब आपका क्या है, ब्लड है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कौन लेकर जाता है, धमनी लेकर जाता है। लेकिन मामला जब भी, केयरफुली सुनना, मामला जब भी हार्ट और लंग्स के बीच में हो तो हमेशा कौन काम करते हैं, एक्सेप्शन वाले ही काम करते हैं। जब भी आपके लंग्स और हार्ट में बात की जाए कि कौन काम करेगा तो हमेशा अपवाद वाले ही काम करेंगे। मतलब किसमें शुद्ध बहता है, नीचे वाले में, तो पल्मोनरी वेन मैंने लिख दिया, ये लेकर जाता है, कहां लेकर जाता है, कहां लेकर जाता है बताओ, इस प्रकार जाएगा और इसके लेफ्ट ऑरिकल में लेकर जाता है। पल्मोनरी शिरा ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर बाएं आलिंद में लेकर जाता है। बायां आलिंद क्या है, मैं पहुंच गया, इसके बाद यहां पर क्या होता है, वॉल्व होता है, जिसे मैं हार्ट वाला टॉपिक में बताऊंगा, वॉल्व होता है, इसे कहा जाता है, बायां है ना, ये मेरा बायां भाग है तो बाइकस्पीड, दायां है तो ट्राइकस्पीड, बायां से बाइकस्पीड याद रखना, द्विवलनी कपाट और त्रिवलनी कपाट। तो इसे मैं कहूंगा, ये जो वॉल्व है इसे कहूंगा बाइकस्पीड वॉल्व कह दिया, BC कह दिया, बाइकस्पीड वॉल्व। और यहां से यहां पे आ गया भाई, ब्लड कहां से यहां आ गया, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया ब्लड, ये कब कैसे होता है, लब डब, ये हार्ट की पंपिंग होती है, जिसे अगला टॉपिक में बताऊंगा। फिलहाल समझ लो वॉल्व खुल गया, और वॉल्व क्या है, केवल यूनिडायरेक्शनल होती, एक ही दिशा में ब्लड को जाने देता है, हमेशा ऑरिकल टू वेंट्रिकल ही जाता है, आलिंद से नीला ही जाता है, कभी ऊपर अपोजिट नहीं जा पाता। आप तो सुने होंगे किसी को हार्ट वाला प्रॉब्लम होता है, वॉल्व खराब हो गया बोलते हैं, तो वॉल्व खराब हो जाने से इसी को बदल देते हैं, क्योंकि अगर वॉल्व खराब हो गया तो इधर का ब्लड इधर तो आ रहा है, लेकिन ये खराब हो जाने का इधर का उधर ऊपर रिवर्स गियर पे चला जा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल ब्लड आ गया इधर। अब ये सब कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, समझ में आया, मतलब ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन बाइंड करते हुए जा रही है, लेफ्ट ऑरिकल, ये क्या है, बस स्टॉप है, मान लो ये, इसको क्या मान लो, बस स्टॉप मान लो, थोड़े समय के लिए ये समझ लो बस स्टॉप में ट्रक भी खड़ी होती है, और यहां पर उसके ट्रक के ट्रॉली में क्या लोडेड है, ऑक्सीजन लोडेड है, किस फॉर्मेट में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेट में। और यहां पर आ गया लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल चला गया, दाएं बाएं आलिंद से बाएं नीला चला गया। एक्चुअल में हार्ट जो होती है शिथिल और संकुचित होते रहती है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते रहती है, यानी उसी को लब डब की आवाज आती है ना। तो यहां पर जैसे ही ब्लड आ गया, ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब यहां से कहां जाएगा, यहां से कहां जाएगा, ये बड़ी काम की चीज है। देखो इधर आ गया, तो ये जो वॉल है ना, ये जो दोनों की दीवार है ना, ये इतनी मोटी होती है कि पूरी तरह से इधर लेफ्ट वाले राइट के साथ कोई मतलब नहीं रहता, पूरी तरह से सेपरेटेड होते हैं, और ये बीच की वॉल जो दीवार होती मोटी होती है, और इसी से ही क्या होती है, इसी जगह से ही हमारा ये जो है आपका निकला होता है, ऐसा करके निकला होता है, एओर्टा कहते हैं, महाधमनी कहते हैं, क्या कहते हैं, महाधमनी। जब हार्ट पंप करता है, किसे पंप करता है, नीचे वाले को पंप करता है, क्योंकि सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां है, पंप करता है, तो ये महाधमनी से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। तो विभिन्न भागों में पहुंच जाता है, क्यों पहुंच जाता है, क्योंकि हमको पता है धमनी में हमेशा शुद्ध बहती है, और यहां पर कह रहे हैं कि पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट में पहुंचता है। अब एग्जाम में आया हुआ प्रश्न सुनिए, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त वायु का परिवहन कौन करता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, एओर्टा करता है, महाधमनी करती है, महाधमनी है ना, एओर्टा करता है, ये वाला महाधमनी है, एओर्टा या महाधमनी, समझ में आया, क्लियर हुआ। महाधमनी कहां लेकर जाएगा ब्लड को, टू दी सेल, कोशिकाओं तक लेकर जाएगा,
क्योंकि ऑक्सीजन का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? सेल है। उसका अंतिम पड़ाव क्या है? आपका कोशिका तक ही है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ऑक्सीजन लोड होके जाएगा और उसका अंतिम पड़ाव क्या है? सेल है, ताकि ऑक्सी रेस्पिरेशन के लिए वो ऑक्सीजन को पहुंचाएगा वो। चलो पहुंचा दिए भाई, अब महाधमनी से कोशिकाओं तक पहुंच गया। अब सुनिए, अब अगला पॉइंट सुनिए। अब आपने देखा कि डिफरेंट पार्ट शरीर के, इधर देखिए, शरीर के ऊपर वाला भाग एंटीरियर पार्ट, शरीर का नीचे वाला पार्ट पोस्टीरियर पार्ट, या इंफीरियर या सुपीरियर कह सकता हूं। शरीर के ऊपर वाला भाग सुपीरियर भाग, शरीर के नीचे वाला भाग क्या है? इंफीरियर पार्ट। ठीक है, तो आप यहां पे कहेंगे कि वहां पर अलग अलग सेल में क्या होगा, जो ऑक्सीजन हमने पहुंचाया था वहां से ऑक्सी रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सी श्वसन होगा। और ऑक्सी श्वसन में क्या निकलता है बताया था? ऑक्सी श्वसन में क्या निकलता है? ऑक्सी श्वसन में क्या निकलता है? ये निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां निकल गया? सेल के अंदर निकल गया। तो सेल के अंदर जब ऑक्सी वहां पे निकल गया तो वहां से CO2 को रिलीज करना भी तो जरूरी है। तो वो जो सेल है वो कहता है हीमोग्लोबिन को, भाई आप एक काम करो, ट्रक लेकर आए हो, ऑक्सीजन मुझे दे दिए, ट्रक तुम्हारा खाली जा रहा है, क्यों ना आप क्या करो, मेरे यहां से CO2 लेकर जाओ। तो बोलता है नहीं लेकर जाऊंगा, मेरा सेट अलग है, मैं ऑक्सीजन लेकर नहीं जाऊंगा। तो फिर उसके बाद कौन आता है? बाइकार्बोनेट आ जाता है, लो मुझे दो, मैं 70% CO2 को लेकर चला जाऊंगा। तो फिर हीमोग्लोबिन कहता है चलो एक काम करो, 20-25% मेरे को भी दे दो, मैं भी लेकर चल दूंगा। थोड़ी बहुत मात्रा में प्लाज्मा कहता है मैं भी थोड़ा बहुत लेकर जाऊंगा, 7% लेकर जाता है। याद आया किसे मैं बात कर रहा हूं? CO2 का ट्रांसपोर्टेशन, CO2 का परिवहन। समझ में आया? CO2 का परिवहन कौन करता है? बाइकार्बोनेट 70% करता है। 20 से 25% कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। 7% प्लाज्मा निकलता है। तीनों गाड़ियां फिर नेशनल हाईवे में आ रहे हैं, शरीर के ऊपर वाले भाग से, शरीर के नीचे वाले भाग से, क्योंकि हमारे शरीर में मिलियंस ऑफ सेल हैं, सभी कोशिका में यही काम हो रहा है। बाइकार्बोनेट 70%, 20-25% हीमोग्लोबिन और 7% तीनों गाड़ियां आ रही हैं और आके कहां रिपोर्ट करेंगी? फिर से बस स्टॉप में रिपोर्ट करेंगी। तो ये सब शरीर के निचले वाले भाग से और शरीर के ऊपर वाले भाग से, ये दोनों क्या है, कहां मिलेंगे? कहां मिलेंगे? राइट ऑरिकल में मिलेंगे, दायां आलिन में प्रवेश करते हैं। मतलब बस स्टॉप फिर वापस आ गए। लेकिन इस बार क्या है? CO2 वाला लेकर आए हैं। मतलब ये कौन सी वाली ब्लड है? डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड है, ये वाली भी डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड है। समझ में आया? अब इसे कहा जाता है, ऊपर से आता है, इसे अग्र महाशिरा कहते हैं। अग्र महाशिरा कहते हैं, सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। और जो नीचे वाले से भाग आता है उसे क्या कहेंगे? पश्च महाशिरा या इंफीरियर वेना केवा कहा जाता है। पश्च महाशिरा। कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या? पूछिए। महाशिरा को क्यों कह रहा हूं? क्योंकि शिरा में अशुद्ध बहती है। बह रही है, बह रही है, शिरा में अशुद्ध बहती है, वेन में इंप्योर ब्लड बहती है। तो शरीर के नीचे वाले भाग से और शरीर के ऊपर वाले भाग से आके सब क्या करते हैं? रिपोर्ट करते हैं। कौन कौन? तीनों, बाइकार्बोनेट, प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन, तीनों जाकर रिपोर्ट करते हैं। लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो यहां पे ब्लड जो है बह गया, मतलब भर गया। अब यहां फिर से वैसा वॉल्व है, देखो फिर से ऐसा वॉल्व है, वॉल्व ओपन हो गया। वॉल्व ओपन हो गया तो राइट ऑरिकल से यानी दायां आलिन से दायां नीलय चला गया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल चला गया, फिर यहां पर आ गया। यहां पर जैसे ही आएगा, इस जगह आएगा, तो यहां पर याद रखना कि राइट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट होगा, दायां नीलय जब कंट्रैक्ट होगा यानी कि संकुचित होगा, ब्लड फ्लो होके आएगा। लेकिन कौन सी ब्लड है? डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड है, अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें CO2 है, उसमें CO2 है। और ये CO2 कहां आएगा? कहां आएगा? टू दी लंग्स आएगा। कहां पर आएगा? लंग्स तक आएगा। तो लंग्स में कौन लेकर आएगा? जब मामला हार्ट और लंग्स के बीच में हो तो कौन काम करता है? अपवाद काम करता है, एक्सेप्शन काम करता है। तो अशुद्ध रक्त को कौन लेकर आएगा? पल्मोनरी आर्टरी। समझ में आया?
पल्मोनरी आर्टरी लेकर आ गया और इधर क्या है, अब CO2 बहुत ज्यादा है, यहां पर क्या है, CO2 बहुत ज्यादा है। अब क्या है, इधर कंसंट्रेशन ज्यादा, अंदर कम, हायर टू द लोअर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, क्या हो जाएगा, ब्लड इधर डिफ्यूज हो जाएगा, CO2 डिफ्यूज हो जाएगा। CO2 अब लंग्स के अंदर चला गया, सांस छोड़ दिए, सांस छोड़ दिए तो CO2 आपके शरीर से बाहर निकल आ गया। ठीक है, क्या इसके मार्ग को आप लोग पहचान पाए क्या? इसी से तो प्रश्न बनता है। कितने टाइप के प्रश्न निकाल लिए हैं, कम से कम 5-6 प्रकार के क्वेश्चन आप यहां से क्रैक कर सकते हो। 5-6 प्रश्नों को मैं बता रहा हूं। पहला नोट करते चलिए, लेकिन उससे पहले मैं एक रिवीजन करा देता हूं ताकि आंसर आप कर सको। देखो ध्यान से सुनना, ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी, सांस में ली गई ऑक्सीजन लंग्स के आखिरी पॉइंट में पहुंचा, लंग्स के आखिरी पॉइंट में जैसे ही पहुंचा, यहां पे हम उसे एल्वियोलाई या वायु कुपिकाएं कहते हैं। क्योंकि जब मामला हार्ट और लंग्स के बीच हो तो हमेशा एक्सेप्शन काम करते हैं, अपवाद काम करते हैं। तो हमको पता है कि धमनी में हमेशा प्योर ब्लड बहती है, आर्टरी में प्योर बहती है, वेन में इम्प्योर बहती है। तो उसका अपवाद होगा, पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर बहेगा, पल्मोनरी वेन में प्योर बहेगा, क्योंकि ये अपवाद है। चलो, तो ऑक्सीजन यहां पे पहुंच गया तो अपवाद वाला पल्मोनरी वेन यानी पल्मोनरी शिरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है। कहां पर लेकर जाता है, लेफ्ट ऑरिकल को, यानी कि ये ऑक्सीजन युक्त है, प्योर ब्लड है, जो हीमोग्लोबिन की मदद से वहां तक पहुंचाता है। 97% क्या है, ऑक्सीजन को बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में बायां आलिन तक पहुंचा देता है। बायां आलिन फिर कंट्रैक्ट होता है, संकुचित होता है, बायां नीले में पहुंच गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया, लेफ्ट वेंट्रिकल फिर कंट्रैक्ट होगा तो ये एओर्टा यानी महाधमनी से टू दी बॉडी या टू दी सेल तक पहुंच जाता है, यानी कोशिकाओं, शरीर की विभिन्न कोशिकाओं, लाखों करोड़ों कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। पहुंच गया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन पहुंच गया सेल तक, तो उस ऑक्सीजन की मदद से जो न्यूट्रिशन हम लिए थे, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह का, उसका ऑक्सी रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सी श्वसन होता है, और वहां से CO2 प्रोड्यूस होती है, जिसको हमने इक्वेशन में देखा है। जो CO2 निकला, बदले में हम 36 ATP भी बनाए, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट का पाचन, उसका जो है क्या कर रहे थे, रेस्पिरेशन कर रहे थे। 36 ATP हमारे शरीर में यूज कर लिया जाएगा या स्टोर हो जाएगा ATP के फॉर्मेट में। लेकिन जो CO2 निकला है, उस CO2 को शरीर में रहने देना नहीं है, तो उसे वहां से फिर कौन लेकर आएंगे, बाइकार्बोनेट, हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा लेकर आएंगे। तो शरीर के निचले भाग से, शरीर के ऊपर वाले भाग से CO2 युक्त वायु या CO2 युक्त रक्त यानी ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहते हुए आया और दाएं आलिन में क्या हो गया, प्रवेश कर गया, है ना, आपके राइट ऑरिकल में प्रवेश किया। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो राइट वेंट्रिकल में दायां नीले में चला गया, दायां नीले फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो यहां से क्या होगा, आपका पल्मोनरी आर्टरी, या फिर कहा जाए यहां पर पल्मोनरी धमनी, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ये लेकर आ गया यहां पर। यहां पर इधर क्या है, इधर एल्वियोलाई है और इधर क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। तो इधर CO2 ज्यादा बढ़ गया, कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो डिफ्यूज होके अंदर चले गए और चुपचाप क्या है, वापस CO2 लंग्स में आ गया। तो जो 4% हम CO2 को रिलीज करते हैं, हम लिए थे 0.03%, लेकिन रिलीज कितना कर रहे हैं, 4%। तो ये 4% यहां पे आ गया, हम सांस छोड़ते हैं तो शरीर से CO2 बाहर निकल जाता है। ठीक, समझ में आया? इस ट्रैक को आप लोग एक बार लिख लेना, ठीक है, घर जाकर। अगर ये बात क्लियर हो गई तो मैं आप 5-6 टाइप के क्वेश्चन बताता हूं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन अब लोग फैक्ट के तौर पे साइड में लिखना। पहला क्वेश्चन तो ये है कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त किस में बहता है? आंसर क्या है, अपवाद ये बॉक्स में लिखा हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी में क्या है, अशुद्ध बहेगा, पल्मोनरी वेन में शुद्ध बहेगा। ये से स्टार मैंने कराया, ये गारंटीड पूछा जाएगा, 100% श्योर। 2-4 एग्जाम दीजिए, किसी न किसी पेपर में गारंटीड टकराएगा ये। ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहां पर ये है कि ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता है, आदान प्रदान कैसे होता है? बाय डिफ्यूजन मेथड से। पहले इधर से इधर डिफ्यूज हो रहा था, फिर इधर से इधर डिफ्यूज हो रहा था, विसरण से, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ये दूसरा टाइप का प्रश्न।
तीसरा टाइप का प्रश्न कि टू डी द बॉडी, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त वायु, ऑक्सीजन युक्त ब्लड का सर्कुलेशन यानी ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? तो एओर्टा यानी महाधमनी, यानी कि शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर जाता है? तो क्या है? एओर्टा यानी महाधमनी। और उसके बाद चौथा क्वेश्चन, शरीर के विभिन्न भागों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कौन आता है? कौन आता है? सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, अग्र और पश्च महाशिरा, यस और नो? ठीक है, समझ में आ रहा है? अग्र और पश्च महाशिरा। उसके बाद मैंने कहा अगला पॉइंट कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के कौन से चेंबर में प्रवेश करता है? आंसर बायां आलिंद। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के कौन से चेंबर में एंटर करता है? दायां आलिंद। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो गया? चलो, ये 4-5 प्रकार का प्रश्न आप लोगों को देखा, आपने देखा। बाकी थोड़ी वो चीजें जो है आपको मैंने सर्कुलेटरी में बताऊंगा। ठीक, ये चीजें आपको मुझे बतानी थी। कहीं पे कोई कंफ्यूजन तो बताओ, फिर 2-3 पॉइंट डिस्कस वगैरह करा के मैं इसे फिर टॉपिक फिनिश करेंगे। कहीं पे कोई भी डाउट है तो पूछो, है ना? ये चीज आप लोग एक बार बना लेना, ये बहुत काम की चीज है। मैंने बिल्कुल आप लोगों को रटाने का प्रयास नहीं किया, समझाने का प्रयास किया है बहुत सरल मेथड से। चलो अगला देखते हैं। अगला देखते हैं कि कुछ ऐसे डिसीज होते हैं जैसे कि अस्थमा। अस्थमा क्या है? एक फंगल डिसीज है। फंगल डिसीज है, यस और नो? यस, फंगल डिसीज है, फफूंद वाला रोग है। कौन सा? दमा या अस्थमा, जिसमें क्या होता है? देखो, श्वसनी और श्वसनिका, ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स, है ना? इसमें क्या होती है? इन्फेक्शन हो जाती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो किसके कारण होती है? आपके इसके कारण होती है, फंगस के कारण होती है। डिसीज वाला टॉपिक मैंने बताया था। ठीक है, उसका नाम बैंक्रोप्टाई समथिंग कुछ आ रहा है, मुझे आधा नाम याद आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट होता है ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस में क्या होती है? इसमें क्या होता है? इन्फेक्शन होती है, लगातार खांसी आते रहती है। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी बहुत सारे में डिवाइड हो जाता है। ब्रोंकस, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर वो उसका सिंगुलर को ब्रोंकाई कहते हैं। श्वसनी, श्वसनिका, तो उसमें क्या इन्फेक्शन आ जाएगा, तो ये क्या है आपका? श्वसनी शोथ। एम्फीसीमा, जिसमें कि एल्वियोलाई क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है, डैमेज हो जाती है। जब एल्वियोलाई रप्चर हो जाएगी तो एक्सचेंज ऑफ CO2 O2 नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। तो ये क्या कहेंगे? ये डैमेज हो जाने पर देयर इज नो एक्सचेंज। अभी जिसकी बात किया था कि CO2 और O2 का आपस में एक्सचेंज किसके द्वारा? विसरण मेथड के द्वारा, बाय डिफ्यूजन मेथड के द्वारा होता है। लेकिन जब इसमें हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, 2 नाम और लिखो यहां पर, एक है सार्स और एक है कोविड, है ना? SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम, सार्स। ठीक है, ये भी क्या होती है कि श्वसन मार्ग में प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन होता है। सार्स वायरस ही नाम है। ठीक, अब यहां पे देखते हैं कोरोना वायरस का नाम क्या है? SARS-CoV-2। तो यहां पे लिखना कोविड। कोविड का जो डिसीज है उसका वायरस का नाम क्या है? SARS CoV-2, ये इस वायरस का नाम है। ऊपर वाले में SARS वायरस लिखना। ठीक है, याद रखना। ये होता है आपका ओवरऑल द टॉपिक ऑफ दिस लाइक अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट इसमें डिसीज है, इसमें जो है आपकी MCQs है। ये MCQ फिर से जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, विद आंसर मैं आप लोगों को भेज दूंगा, इसमें हम टाइम कंज्यूम नहीं करते। ठीक है, आप लोगों को सभी का आंसर की करवा दूं। ठीक है, इस ये सामने ओपन है। चलो बताओ, पहला क्वेश्चन, श्वसनधारियों में क्या होता है? यानी रेस्पिरेशन इन मैमल्स किसके द्वारा होती है? लंग्स के द्वारा होती है। क्लोम्स किस में होती है?
फिश वगैरह में होती है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर स्किन के द्वारा, इसमें स्किन किसमें होता है, अर्थवर्म यानी केंचुआ में स्किन जो है रेस्पिरेशन होता है, कुछ में क्या है ट्रैकिया से भी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता इनमें से किसको प्रभावित करती है? क्या आ रहा है? रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को कम कर देता है। ठीक है, क्योंकि टॉक्सिक चीजें बन जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनती है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा फास्ट चल रहा हूं ताकि और टॉपिक भी स्टार्ट करना है। मानव में शरीर का कौन सा ताप शरीर को नियंत्रित करता है? एक्चुअल में इसका आंसर 2-3 हो सकता है, लेकिन फिलहाल रेस्पिरेटरी है, तो सांस अंदर लेंगे बाहर लेंगे तो ज्यादा फ्रेश एयर, तो ऑक्सीजन ज्यादा, तो यहां पर इसका आंसर फिलहाल क्या है? लंग्स होगा, है ना, ये याद रखना। हाँ, आगे जो आएगा ना, एक्चुअल में ना ब्रेन का कुछ भाग भी क्या करता है, शरीर के ताप का नियंत्रण करता है, हाइपोथैलेमस वगैरह, तो इसलिए उसका आंसर एक से अधिक भी हो सकता है, कह रहा हूं। इस गिवन क्वेश्चन में जब लंग्स हार्ट है तो ये नहीं होगा, लीवर है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये फिल्ट्रेशन का काम करता है, लीवर तो कुछ अलग फंक्शन करता है, कुछ चीजें सीक्रेट करता है, तो गैस वगैरह जब देखेंगे CO2 को रिलीज कर देंगे तो ज्यादातर क्या होगा, ये आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा, तो फेफड़ा ज्यादा अच्छे से काम करेगा, शरीर का ताप मेंटेन रहेगा। चलो, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो क्या होता है? श्वास की गति। क्या लिख रहे हैं? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में कमी आती तो श्वास की गति क्या होनी चाहिए? दौड़ रहे थे, हाँफ रहे थे, क्यों हाँफ रहे थे? जब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का हमने रेस किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो ऑक्सीजन जब कम हो जाती है तो हम हाँफने लगते हैं, ज्यादा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, ये हो जाएगा बी, है ना, जो पढ़े उसी को अप्लाई करिए। चलो, निम्न श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? ये तो जानते हैं, नाइट्रोजन जितना अंदर लिए थे उतना बाहर छोड़ दिए, 78.08% टॉपिक के स्टार्टिंग में बताया था। श्वसन के संबंध में सत्य कथन की पहचान करिए। जैव रासायनिक प्रक्रिया है, सही है, बायो जरी शरीर के अंदर हो रही है। भोजन का ऑक्सीकरण होता है, ब्रेक डाउन करते हैं, उसी को तो ऑक्सीडेशन कहते हैं, उससे एनर्जी मिलती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है, तो सभी उपरोक्त सभी। ये पीएससी का क्वेश्चन है। चलो, ये भी आपका पीएससी का क्वेश्चन है, इसलिए इतना लेंथी दिख रहा है, लेकिन उसमें कोई है नहीं, कुछ इतना इजी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। ब्रीदिंग और श्वसन के विषय में सत्य कथन की पहचान करिए। ठीक है, श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग क्या होती है? सेल के बाहर होती है, तो देखो श्वासोच्छ्वास शरीर के बाहर होती है, जबकि श्वसन कोशिकाओं के भीतर होता है। क्या ये सही है? चलो एक बार होल्ड कर देते हैं, करेक्ट लग रहा है। श्वासोच्छ्वास की क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, यस और नो? नहीं होती, सांस अंदर बाहर तो कर रहे हैं। ठीक है, श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती, ये भी सही लग रहा है। श्वासोच्छ्वास एक भौतिक प्रक्रिया है, सांस अंदर लेना फिजिकल काम है, और यहाँ पे एक जैव रासायनिक काम है, वो क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस साइकिल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में है। ठीक है, ये भी सही है, तो उपरोक्त डी। तो ये प्रकार के प्रश्न आपके पीएससी के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन के बारे में असत्य कथन बताइए। लौह युक्त रिच प्रोटीन है, सही है ना। निर्माण हीम नाम के वर्णक और ग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है, इसका कलर रेड होता है क्योंकि हीम प्रोटीन होती है, और ग्लोबिन है ना, हीम और पिगमेंट होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होती है, ये भी करेक्ट है। वायु के संपर्क में मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा जो अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है, सही है। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि असत्य कथन पहचान रहे हैं तो सबके सब करेक्ट है। ठीक, चलो इसे बनाइए, ये हो सकता है आपसे ना बने। सीमेंट फैक्ट्री में ये प्रश्न आपसे नहीं बनेगा, मैं बता देता हूँ। सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को कौन सी बीमारी होने की चांसेस होती है? तो वहाँ एस्बेस्टस ज्यादा होता है, तो एस्बेस्टियासिस होती है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है ना? 97% मैंने कहा था हीमोग्लोबिन, और इसने कहा था 3% प्लाज्मा, तो क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन? इनमें से कौन सा कोशिकीय श्वसन कहा जाता है? सेल इंटरनल रेस्पिरेशन को कोशिकीय श्वसन कहा जाता है, सेल के अंदर। ठीक है,
समझ में आया? ठीक। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग को, सांस मार्ग को बंद कौन करता है ना? याद रखना, यहां पर आप लोगों को एक चीज में स्किप हो गया, जब हम सांस लेते हैं ना और जब हम खाना खाते हैं ना तो फेरिंग्स तक क्या है, रास्ता सेम रहता है। ठीक है, इसके बाद एक इधर किस में चला जाता है, लंग्स की ओर चला जाता है, एक इधर आमाशय की ओर चला जाता है। ठीक है, यानी हम खाना खाए तो उसके बाद हम उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़े थे कि वहां पर ईसोफेगस आता है। तो ईसोफेगस और फेरिंग्स यानी पी, ये जो है लगभग यहाँ पर रास्ता सेम होता है। यहाँ से दो भाग में डिवाइड हो जाता है, एक लंग्स की ओर जाता है, एक स्टमक की ओर जाता है। स्टमक की ओर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका ईसोफेगस, लंग्स की ओर जाएगा तो ये लैरिंग्स की ओर आगे चल जाता है। तो इसमें यहाँ पर एक ढक्कन होता है, एक क्या होता है, एक होल होता है जिसके ऊपर क्या होता है, एक ढक्कन होता है, एक उसके ऊपर कवर्ड वाला एक स्ट्रक्चर होता है ना। वो जो होल को कहा जाता है ग्लॉटिक्स, छिद्र, उसके ऊपर ढक्कन लग जाएगा तो एपिग्लॉटिक्स। तो ये क्या है आपका एपिग्लॉटिक्स। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, कई बार जल्दी जल्दी खाते समय कई बार हम अटक जाते हैं, तो क्या है उसमें थोड़ा बहुत खाना चला जाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, एक्सपिरेशन की प्रक्रिया में शरीर से बाहर निकल गई वायु में वायु का ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है? ये देखो, ये वो प्रश्न है जो आपके पीएससी और व्यापम दोनों में पूछा गया है। बताओ। 17%। वेरी गुड, बना लिए। जितना हम ऑक्सीजन कितना छोड़े तो 17% छोड़े, 4% को यूज कर लिए। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से, ये भी प्रश्न पूछा गया, बताओ। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान एल्वियोलाई के द्वारा होता है, वायु कुपिकाओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट, मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है? यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था लंग्स दो भाग होता है। जब मैं ऐसे खड़े हो जाऊंगा, ये मेरा राइट तो ये लेफ्ट, तो यहां पर मैं कहूंगा ये राइट और ये लेफ्ट। ये बड़ा होता है और ये 3 पालियों में डिवाइड होता है। लेफ्ट छोटा होता है जो 2 पालियों में डिवाइड होता है। ठीक है, तो राइट वाला बड़ा है, पिंक कलर का होता है, दोनों पिंक कलर के होते हैं, उसके ऊपर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। तो यहां पर क्या है आंसर, दायां पूछा है तो 3, दायां पूछता तो 2 आता। ठीक, क्लियर हो गया? तो ये है आपका ओवरऑल टॉपिक। ठीक है, अगला टॉपिक का श्री गणेश करें कि कल ही करें? कल करें, ठीक है, क्योंकि शुरुआत ही बस हो पाएगा। चलो, कल की क्लास में मैं आप लोगों को 2 चीजें बताऊंगा। एक है आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा कल भाई, आप लोग टिफिन विफिन कैरी कर लेना। ठीक है, क्योंकि कल मुझे क्या है, आज एक्चुअल में सर्कुलेटरी सिस्टम को कम से कम आधा कर देना चाहिए था। ठीक है, और अभी आधा नहीं कर सकते क्योंकि लगभग होने वाला है। तो आप लोग को ऐसा करना है कि कल थोड़ा एक्स्ट्रा समय बैठना। ठीक है, तक आपको बैठना होगा ताकि आपको सर्कुलेटरी खत्म करते मुझे कुछ हार्मोन्स का टॉपिक भी आपको बताना है। हार्मोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दोनों हार्मोन पूछे जाते हैं, पहले हम एनिमल हार्मोन ह्यूमन बॉडी के केस में देखेंगे, प्लांट हार्मोन का अलग से फिर देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, मेजर चीजें कंप्लीट होगी आपका, उसके बाद हम आगे की चीजों को प्रोसीड करेंगे। क्लियर हो गया? रखें यहां पर। चलो, थैंक यू सो मच।